Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JTV गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यह टॉपिक BSc पार्ट 3 के पेपर 1 एंड यूनिट 2 में है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो पौधों में रेस्पिरेशन कैसे होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि पौधों में कई सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ग्रोथ मूवमेंट्स, प्लांट ग्रोथ, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, उनका स्थानांतरण। तो इन सब के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा पौधों में किस रूप में पाई जाती है? ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में। तो ये ATP मॉलिक्यूल्स हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? ये ATP मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होंगे ग्लूकोज से। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि ग्लूकोज कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसके द्वारा बनता है। इसमें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स लीफ में पाए जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, इनका जो है ऑक्सीडेशन होता है साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से ही ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं और जो पौधे की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन? तो रेस्पिरेशन जो है एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में स्प्लिट हो जाता है और जिससे ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा और यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा श्वसन के द्वारा वापस से CO2 और H2O में स्प्लिट हो जाएगा और एनर्जी निकलेगी। Green plants in photosynthesis, translocation occurs in non-green plants. Outlines of photosynthesis and respiration. इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, या ये दोनों एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है? इट अकर्स विद इन क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होगा, और जबकि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है उसका स्प्लिट होगा CO2 और वाटर में, जिससे एनर्जी बनेगी। रेस्पिरेशन में क्या होगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमें चाहिए, यानी जिनका ऑक्सीडेशन होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। इन सब का ऑक्सीडेशन के द्वारा ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ATP मॉलिक्यूल्स को हम एनर्जी करेंसी या एनर्जी पॉकेट्स भी कहते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि पौधे जो है रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यही ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके उसको वाटर और CO2 में बदलती है। प्लांट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैसेस एक्सचेंज बट हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसेस। तो जो ऑक्सीजन का जो ग्रहण है और CO2 का जो निकलना है वो रंध्रों व लेंटिसेल्स के द्वारा होता है। रीजन्स वाई प्लांट्स डोंट नीड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से पौधों को श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती? ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स, देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। जैसे कि लीफ है, हर लीफ में स्टोमेटा होगा, उसके थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होगा, यानी
CO2 का ग्रहण, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना रेस्पिरेशन में, CO2 का निकलना। प्लांट do not present great demands for gas exchange. Respiration in plants is far low than animals. So oxygen requirement will be met by photosynthesis where oxygen will be directly released into cells. तो क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ऑक्सीजन काफ़ी निकलती है। इसी को पौधे यूज़ करते हैं, तो इसलिए पौधों को कोई खास अंगों की आवश्यकता नहीं होती। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज लेस। Living cells located close to the surface of plants. For example, thick woody stems. Living cells are organized as thin layer beneath bark. Openings are called lenticels. Most cells or part contact with air. Loose packing of parenchyma cells in leaves, stems and roots. It provides an interconnected network of air spaces. तो पत्तियों में स्टोमेटा लेंटिसेल्स का पाया जाना एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिससे पौधे गैस एक्सचेंज करते हैं। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? रेस्पिरेशन इज़ द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन या श्वसन जो है वो प्रकाश संश्लेषण का उल्टा है। उल्टा कैसे है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा, फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स को बदलते हैं किस में, ग्लूकोज में। और ये पूरी प्रक्रिया होती है दो स्टेप, फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स में, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस। रेस्पिरेशन में इसका उल्टा है। जहाँ फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है वहाँ रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो वापस से CO2 और H2O में टूट जाते हैं और जिससे 674 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन है एक दूसरे से रिवर्स है। रेस्पिरेशन यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस में जहाँ CO2 और जल के द्वारा ग्लूकोज बनेगा, वहाँ रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो वापस से स्प्लिट होकर CO2 H2O बना लेता है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या समानता है? तो एक ही समानता है कि दोनों ही उपापचयी क्रिया है यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, ये कॉमन गुण है इनमें। डिफरेंस की बात करें, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा कि जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिक अभिक्रिया है। कैटाबॉलिक क्रिया वो होती है जिसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण होगा और वो सरल पदार्थों में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जटिल पदार्थ क्या है? श्वसन में ग्लूकोज। तो ग्लूकोज स्प्लिट किस में हुआ? जल में और CO2 में। जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक क्रिया है यानी उपचयी क्रिया है। इसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनते हैं। सरल पदार्थ यहाँ पे क्या है फोटोसिंथेसिस में? जल और CO2 जो मिलके क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। सेकंड डिफरेंस क्या है कि रेस्पिरेशन जो है सभी जीवित कोशिकाओं में होगा और फोटोसिंथेसिस जो होगा उन्हीं कोशिकाओं में होगा जिसमें क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनल या हरित लवक पाए जाएंगे। थर्ड डिफरेंस, रेस्पिरेशन जो है वो लाइट की उपस्थिति अनुपस्थिति दोनों में होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना या प्रकाश का होना अति आवश्यक है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है इनका यूज़ होता है क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ब्रेक डाउन होता है जिससे CO2 और वाटर बनता है। तो इसमें तो उपयोग होगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो निकलेगा। मतलब ग्लूकोज जो है सबस्ट्रेट के रूप में काम करेंगे, दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन सबस्ट्रेट के रूप में काम करेंगे जिससे कि CO2 और वाटर बनेंगे। जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? CO2 और वाटर यूज़ होंगे और उससे ग्लूकोज बनेगा। रेस्पिरेशन के दौरान CO2 और वाटर निकलते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस में
ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। रेस्पिरेशन से सेल्स का जो है वेट लॉस होता है क्योंकि एनर्जी निकलती है, और फोटोसिंथेसिस में जो है सेल वेट बढ़ेगा। रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी जो है वो बदलती है हीट और एटीपी मॉलिक्यूल्स में, जबकि फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी है या सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। रेस्पिरेशन के लिए हमें कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे वो पदार्थ क्या हैं, रॉ मटेरियल्स क्या हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये रॉ मटेरियल्स हैं, यानी ग्लूकोज से ऑक्सीजन जो है वो क्रिया करेगा और जिससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और प्रोडक्ट में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसके अलावा 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स या 686 किलो कैलोरी एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन है रेस्पिरेशन की, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। कई सारे इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एंजाइम्स कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कई सारे एंजाइम्स की क्रिया से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो जल, CO2 और 686 किलो कैलोरी एनर्जी या 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब इनका ऑक्सीडेशन होता है। नाउ ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन। नॉर्मली रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, सिंपल स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकलना क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या आएगा, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में जो क्रियाएं हो रही हैं, यानी जो ग्लाइकोलाइसिस, जो रेस्पिरेशन सेल्यूलर मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन में सेल्यूलर रेस्पिरेशन आएगा, जिसमें साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल पाई जाती है, जिसके थ्रू ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसा कि हमने भी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिक क्रिया है, यानी अपचयी क्रिया है, और इससे क्योंकि एनर्जी निकलती है इसलिए एक्सर्गोनिक प्रोसेस है और जल का भी निर्माण होता है। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए, जिससे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें पार्शियल या आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड व 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो यही हम डिफरेंस दे सकते हैं कि जहाँ अगर ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब ऑक्सीडेशन होगा, तो हमें एनर्जी काफ़ी मिलती है, यानी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। जबकि ऑक्सीजन की कमी होने पर या आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होने पर ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल मिलेगा और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो यानी इसमें ऊर्जा कम निकलती है। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक यानी एयर, तो यहाँ पर हमें एयर की आवश्यकता होगी, दैट मीन्स ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जबकि एनारोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी जो ग्लूकोज है वो पूरी तरह ऑक्सीडाइज होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा उसका, जबकि इसमें आंशिक या अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा ग्लूकोज का। इसमें जो अंतिम उत्पाद है वो कार्बन डाइऑक्साइड व जल मिलेगा, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंतिम उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल और CO2। फोर्थ, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में गैस का जो एक्सचेंज है वो वातावरण और जीव के बीच में होता है, इसमें ऐसा एक्सचेंज नहीं पाया जाता। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे
एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में, कुछ एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में होगा जो कि ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, और जो बाकी का जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा जो कि क्रेब्स साइकिल कहलाता है। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो केवल साइटोप्लाज्म में ही होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एनएरोबिक में केवल साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जबकि एनारोबिक में केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है, एनारोबिक में नहीं पाई जाती। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कंटिन्यूसली पाया जाता है प्लांट और एनिमल्स की लाइफ में। और जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो केवल लगातार कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही होता है, और या फिर तब होगा जब ऑक्सीजन की कमी होगी। रेस्पिरेशन में नॉर्मली अभी तक हमने पढ़ा कि जो ग्लूकोज है वो स्प्लिट होगा जल और CO2 में, और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो वहाँ पर रेस्पिरेशन के दौरान जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन ग्लूकोज के अलावा और भी कंपाउंड हैं जो ऑक्सीकरण में भाग लेते हैं। तो ओवरऑल जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं वो 3 प्रकार के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, यानी इन तीनों का ही ऑक्सीकरण के थ्रू एटीपी मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज। फैट्स में आ जाएंगे फैट्स। प्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होगा जिसका ऑक्सीकरण के द्वारा एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होता है तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये एटीपी क्या होता है? एटीपी इज ए एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो एटीपी जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके बॉन्ड्स में एनर्जी पाई जाती है, और एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और इनको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स कहते हैं। यानी किसी भी सेल को कोई भी कार्य करने की एनर्जी की आवश्यकता होगी तो वहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराते हैं कि जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो जब वाटर से रिएक्ट करेगा, यानी जब इसका हाइड्रोलाइजेशन होगा या हाइड्रोलाइसिस होगा, तो उससे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा और 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। यही एनर्जी जो है जैविक क्रियाओं में काम आती है। सो एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन ADP एंड AMP आर फॉस्फोराइज्ड टू ATP। तो जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP। ATP का स्ट्रक्चर, ATP जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट एडेनिन, सेकंड राइबोज शुगर, थर्ड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। एडेनिन जो है नाइट्रोजनी क्षारक है या नाइट्रोजिनस बेसिस है जो DNA में पाया जाता है। तो एडेनिन जब राइबोज शुगर के साथ मिल जाएगा तो वो बनाएगा एडिनोसिन, और 3 फॉस्फेट ग्रुप इससे जुड़ जाएंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पूरा डायग्राम है ATP का। इसमें एडेनिन नाइट्रोजनी बेसिस जुड़ा है, उससे फिर राइबोज शुगर जुड़ी है और 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं जिनकी पोजीशन है अल्फा, बीटा एंड गामा। ATP का फंक्शन क्या है, क्या कार्य करते हैं? एक तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ये एनर्जी करेंसी के रूप में काम करते हैं, यानी ये ऊर्जा का संग्रह करते हैं, ऊर्जा का सप्लाई करते हैं, और इसके अलावा ये एनर्जी वेस्टेज को भी बचाते हैं क्योंकि एनर्जी अपने में सेव करते हैं, इसलिए एनर्जी वेस्टेज नहीं होता है। और दूसरा, इनसे एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है तभी एनर्जी निकलती है, तो इसलिए ये फॉस्फेट ग्रुप डोनर भी, यानी किसी भी कंपाउंड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है तो ATP जो है वो फॉस्फेट ग्रुप डोनर के रूप में काम करता है। रेस्पिरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है क्योंकि
रेस्पिरेशन को हम दो भागों में बांटते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है उसमें ग्लूकोज का लाइसिस होता है। ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लाइसिस यानी टूटना। तो इसमें ग्लूकोज का लाइसिस होगा जिससे एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा आगे जाके क्रेब्स साइकिल में। एसिटाइल कोएंजाइम से पहले बनता है पायरुविक एसिड, यानी ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है एक, वो टूट जाएगा दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में, और जिससे 4 एटीपी निकलते हैं। दूसरा जो स्टेप है रेस्पिरेशन का वो है क्रेब्स साइकिल। ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है क्रेब्स साइकिल की, वो आगे बढ़ने से पहले हमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल में, सेल ऑर्गेनल में, यानी हर यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी ये ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी कि क्रेब्स साइकिल इसमें पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक सेल में होगा, और शेप इसका अलग अलग हो सकता है। कुछ में ये फिलामेंट या तंतु की तरह होगा, कुछ में ये रॉड शेप या छड़ के आकार का होगा। डायमीटर जो है नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया का वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है, और लेंथ होगी इसकी 2 से 6 माइक्रोमीटर, और ये कलरलेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। इसमें आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होके बनाएगी क्रिस्टी, और इन क्रिस्टी पे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं पार्टिकल या कण के आकार में, जिन्हें बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स। दूसरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स या माइटोकॉन्ड्रिया के कोस्ट। इसमें भी आउटर और इनर मेम्ब्रेन में ये से घिरी रहेगी चैम्बर्स। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कुछ ही सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल होती है या पारगम्य होती है, और ये 40% लिपिड और 60% प्रोटीन से बनी होती है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो चयनात्मक पारगम्य होगी, और ये 80% प्रोटीन और 20% लिपिड से बनी होगी। क्रिस्टी जो है वो कैसे बनती है? क्रिस्टी में इनर मेम्ब्रेन जो है वो कई वलयित हो जाती है या फोल्डिंग हो जाती है उसकी, जिससे क्रिस्टी का निर्माण होता है, और इसमें कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो श्वसन में आवश्यक होते हैं। इसके अलावा जो इनर सरफेस है, जो आंतरिक झिल्ली है, उसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं या F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया में 10⁴ टू 10⁵ तक ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स जो हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। It filled with watery fluid and few enzymes. It temporarily stored ATP molecules after synthesis. तो टेम्परेरी ATP molecules यहाँ स्टोर रहेंगे आउटर चैम्बर में। इनर चैम्बर, central cavity of mitochondria filled with more dense semi-fluid granular matrix, and matrix contains enzymes, DNA, RNA, ribosomes. 2 to 6 सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉलिक्यूल DNA, और इसमें DNA भी पाया जाता है। इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल पाया जाता है। दिस पिक्चर शो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें आप देख रहे हो आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद अंदर के साइड इनर मेम्ब्रेन है। इसमें जो आपको कई सारी फोल्डिंग नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। नाउ फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस है, क्योंकि एटीपी मॉलिक्यूल्स इसमें बनते हैं, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया में कई सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं, जो कि हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जब आगे पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कौन कौन से कंपाउंड्स इंटरमीडिएट बनते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का लाइसिस होगा तो पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड और क्या क्या कंपाउंड बनेंगे उससे पहले PGA बनता है, PEP बनता है,
जो अदर क्रियाओं में काम आते हैं। थर्मोजेनेसिस यानी हीट निकलेगी, हीट निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में कई सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो कि मदर से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, इसे हम कहते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। तो कई सारे जो मात्रक जो जीन्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू मदर से संतान में जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट रेस्पिरेशन जनरल अकाउंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।